खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गाड़ी रोकने की आवाज सुनकर इन दोनों ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा था। सुबहान के सर पर पट्टी बंधी थी, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था मगर अब अगला लम्हा उसकी सांसें तक छीन सकता था। वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बना वहां आया था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? टेबल को ठोकरों में उड़ाता वो आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ तो इन दोनों की सांस खुश्क हुई थी। किंग वो कपकपाते लहजे में जमील इतना ही बोल सका और आहिस्ता से सुबहान की तरफ इशारा किया, जिसके सर पर पट्टी बंधी देखकर किंग की आंखों में खून उतरा था। ढूंढो उसे, जमील हर हाल में चाहिए मुझे वो। इससे पहले वो अपने घर पहुंचे, दबोच कर लाओ उसे। मेरे बंदे पर हाथ उठाने की कड़ी सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबहान का जख्मी सर देखते वो गुर्राया था। किंग वो कहीं नहीं है, मैं ढूंढ आया हूं। जमील की बात पर उसने कांच की टेबल पर जोर से ठोकर मारी थी। बंदे लगाओ काम पर जमील, मुझे वो यहां चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई समझ? पागल दीवाना वो वहां से निकला था और उसके जाते ही इन दोनों ने सुकून का सांस भरा था। ढूंढो उसे, वरना किंग हमें हमेशा के लिए गुम कर देगा। उस खूनखार नजरों से घूरते जमील ने कहा तो वो सर खुजा गया। उनकी नजर में उसका यहाँ रहना इन दोनों के काम खराब कर रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसे यहाँ से आजाद करवाया था। और अगर ये बात किंग को पता चलती तो वो दोनों अपनी जान से जाते। इसीलिए उन्होंने ऐसा जाहिर किया था कि वो उसे जख्मी करके भागी है। मैं जख्मी हूं, तुम ढूंढो उसे। सुबहान के हरी झंडे दिखाने पर जमील खोल उठा, मगर फिलहाल कुछ भी बोलकर वो अपना सुकून तो बिल्कुल गारत नहीं कर सकता था। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसने अपने भारी होते सर को थामा था, जिस्म में दर्द से टेसें उठ रही थीं। कमजोरी और नकाहत हद से ज्यादा थी। उसे लम्हे लगे थे खुद को नॉर्मल हालत में लाने में, और जब दिमाग सुकून में आया तो गुजरा वक्त किसी फिल्म की मानंद उसके सामने आया था। वो एक से घबराई थी और चारों तरफ नजर दौड़ाई तो खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा इस कमरे से तो 1000 गुना बड़ा था, खुला हवादार। वो अभी सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और दरवाजे की आवाज सुनकर उसका दिल हल्क में आया था। खौफ से उसने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा था। कमरे में दाखिल होते वजदान ने बगौर उसके तासरात देखे थे। रिलैक्स, उसे इशारे से रिलैक्स होने का कहता उसके पास आकर खड़ा हुआ तो रिहा ने सर झुकाया था। कौन है आप? झुके सर के साथ उसने पूछा तो वजदान ने उसका झुका सर देखा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने आप आई थी, मैं नहीं। तो आप नहीं बचाते, मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहते वो फूट फूट कर रो दी तो वजदान ने गहरा सांस भरा। देखे, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। उसके पास बैठते वजदान ने उसे अपना कार्ड दिखाया तो वो सोच में पड़ गई और फिर कुछ सोचते उसने सब कुछ उसे बताया, शुरू से आखिर तक एक एक लफ्ज से बताया था। और उसकी बातों पर वजदान को झटका लगा था। तो क्या ये इंस्पेक्टर सफीर की? वो बस सोच कर रह गया। किंग यही नाम लिया ना आपने? जी, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है। मुझे हैरत है उसके साथ रहकर आप अब तक महफूज कैसे रही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस वहां वापस नहीं जाना। प्लीज मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? वो किंग है, वो आपको कहीं भी ढूंढ लेगा। वजदान की बात पर उसने खौफजदा होकर उसे देखा था। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जब तक वो आपकी तलाश बंद नहीं कर देता, आप यहाँ मेरे घर में रह सकती हैं। वजदान को फिलहाल एक यही हाल नजर आया था। मैं यहाँ कैसे? उसने परेशानी से उसे देखा। उससे पहले वजदान उसे कुछ जवाब देता उसका फोन बजा था। नंबर देख उसने गहरा सांस भरा था। आप आराम करें, मैं बात करके आया, उसे कहते वो बाहर अपने रूम में आया और फोन रिसीव किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, जो मजाल है खुद से कभी माँ को फोन करके।
तस्नीम बेगम की आवाज पर उसने दांतों तले लब दबाया। यार अम्मा, आपको पता तो है मेरी रूटीन। हाँ, बस इस नौकरी के चक्कर में बूढ़ा हो जाना। मैं बता रही हूँ वजदान, मुझे तेरी दुल्हन को देखना है। तू आ गाँव, यहाँ बहुत रिश्ते हैं, किसी से भी तेरा निकाह कर दूंगी ताकि मरने से पहले अपने पोते पोतियों का चेहरा तो देख सकूं। अम्मा। उनके मरने की बात पर वो तड़पा था। कोई अम्मा नहीं, जब तक मुझे बहू नहीं मिल जाती तो मुझे अपनी माँ नहीं कहेगा। अब ऐसे तो ऐसे ही सही। गुस्से से खोलते वो फोन बंद कर गई तो उसने गहरा सांस भरा था। पहले ही जिंदगी में इतने मसाले थे, अब ये एक और नया मसाला। फोन बंद करके वो जैसे ही मुड़ा, ढोल भल की आवाज सुनकर वो दरवाजे तक आया था जहां सबूर उसका मुंतजर था। आ जाओ सबूर, खैरियत है सब? बॉस, ये लेडीज कपड़े। उसने रिहा के लिए कुछ सामान मंगवाया था और वही सबूर देने आया था। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हैं? उसके तासरात देखकर सबूर को हंसी आई थी, मगर वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था। सबूर के पूछने पर वो उसे सब बताता चला गया तो उसकी बातों पर वो खुद भी परेशान हुआ था, मगर ये परेशानी वक्ती थी। मेरे पास एक हल है आपके मसले का, अगर आप राजी हो। कैसा हल? आप और रिहा मैडम शादी कर लें, इस तरह उन्हें रहने को छत भी मिल जाएगी और आपको इस शादी नामी बला से छुटकारा। आंटी फिर आपके साथ जबरदस्ती भी नहीं करेंगी। जब मामला ठीक हो जाए तो रिहा मैडम जहां जाना चाहें जा सकती हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? वो लड़की जो मुझे अभी चंद घंटे पहले मिली है, मैं उससे शादी कर लूं? नामुमकिन बॉस, इस तरह हमें किंग तक रसाई मिल सकती है, आपका फायदा ज्यादा है। सबूर की बात वो सोच में जरूर पड़ा था, मगर इतनी जल्दी वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता था। आप सोचे इस बात पर, मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। उसे रास्ता दिखाता सबूर वहां से गया तो वो अंदर कमरे में आया जहां वो खिड़की के सामने खड़ी थी। ये कपड़े हैं और कुछ सामान आपके लिए। टेबल पर सामान रखते उसने रिहा को मतवज्जा किया तो उसने एक नजर उसे देखा और फिर सामान को। आप प्लीज मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ाएं। क्यों? उसकी बात पर विजदान के माथे पर बल आए थे। मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती, मैं नहीं चाहती कि मैं वापस घर जाऊं और मेरे घर वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो। उसके आगे हाथ जोड़ते वो रूहान सी हुई तो वजदान ने लम्हे को कुछ सोचा। मेरे पास इस मसले का एक हल है, मगर शायद आपके मंजूर ना हो। कैसा हल? उसने चौंक कर वजदान को देखा। आप मुझसे निकाह कर सकती हैं जब तक किंग का मसला हल ना हो जाए। इस तरह आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप में एक महफूज जगह पर रह लेंगी। दूसरा, मेरी मदद भी हो जाएगी। कैसी मदद? उसकी बात पर वो हैरत ज़दा थी, मगर मदद के नाम पर उसके कान खड़े हुए थे। मेरी मदद चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं फिलहाल किसी भी रिश्ते में बंधने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपसे निकाह से हम दोनों का फायदा होगा। मेरी माँ भी मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगी और आपको भी घर मिल जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप जहां मर्जी चाहें जा सकती हैं। वजदान की बात पर वो वाकई सोच में पड़ गई थी। क्या वाकई ऐसा करने से उसके मसाले हल हो जाएंगे? देखो, ये सब तुम्हारे मर्जी के साथ होगा। मैं बस उस किंग तक पहुंचना चाहता हूं जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी पर बात कर दी। तुम्हें पता है, आज तक एक भी लड़की जिंदा नहीं मिली है। जानती हूं, मैंने न्यूज में देखा था, मगर मैं नहीं जानती उसने आज तक क्यों मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि मैंने उससे बहुत ज्यादा नफरत का इजहार किया था। वो इसलिए क्योंकि तुमसे जरूर उसका कोई ना कोई मतलब जुड़ा है, और अगर ऐसा है तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए सब पागल हो रहा होगा। तो क्या वो मेरे माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाएगा? एक नए डर ने सर उठाया तो वजदान ने उसका मासूम सा चेहरा देखा। जब तक तुम इन लोगों के पास नहीं हो तब तक वो लोग महफूज हैं। वो सबसे पहले तुम्हारे घर और करीबी रिश्तेदारों में तुम्हें ढूंढेगा। अगर तुम नहीं होगी तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। वजदान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे अपने घर का एड्रेस दो फौरन। वजदान ने इतने अचानक कहा कि रिहा ने चौंक कर उसे देखा। इन लोगों की हिफाजत बहुत जरूरी है मिस रिहा। उसकी बात का मतलब समझते उसने जल्दी से अपना एड्रेस उसे लिखवाया था और फिर बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची थी कि उसे वजदान से ये नाम की शादी करनी है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसे वापस जाते देखकर वो जल्दी से बोली तो वजदान के बाहर को बढ़ते कदम रुके थे। कल मैं निकाह खां को बुला लूंगा। मगर मेरे वली? उसे बाहर बढ़ते देखकर वो एक बार फिर बोली तो वजदान ने गहरा सांस भरा। हालात आपके सामने हैं, हम किसी को आपकी यहाँ मौजूदगी का नहीं बता सकते।
मौलवी से पूछ लूंगा और फिर उसके बाद ही ये निकाह होगा, आप बेफिक्र रहें। उसे कहकर वो रुका नहीं था और उसके जाते ही आंसुओं ने तवातर से रिहा के बाल भिगोए थे। क्यों जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी। क्या खबर है तेरे पास? उस आदमी की कड़क आवाज पर उसने अपनी साड़ी में छुपा वो एनवेलप उसके आगे फेंका था और ऐसी जुर्रत वही कर सकती थी। इसमें है सारा खबरें, और अगर आइंदा मेरे से ऐसे बात की तो याद रखना तुम्हारे लिए काम करना बंद। उसके लहजे पर वो सुलग कर बोली तो आदमी के माथे पर बल आए थे। एक तवाइफ होकर मुझे तेवर दिखा रही है, क्या औकात भूल गई है अपनी? मुझे मेरी औकात तो बहुत अच्छे से पता है सरकार, कि तुम जैसे इज्जतदार लोग भी अपनी औकात भूलकर अक्सर हम तवाइफों के कदमों में ढेर हुए नजर आते हो। उसकी काटदार आवाज पर सामने वाले के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ था। बड़ी जुबान आ गई है माजबी भाई, जब काम बड़े करती हूं तो जुबान भी बड़ी करनी ही पड़ती है, वरना तेरे जैसे मुझे नोच खाने को तैयार रहते हैं। जहरीले अंदाज में कहती वो वापसी के लिए मुड़ी थी। उस आदमी ने बेबसी से मुट्ठियां भींची, क्योंकि वो चाह कर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वो उस जगह थी जहां कोई नहीं था। एक बार मतलब पूरा हो जाए फिर निकालता हूं मैं तेरी अकड़। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वहां से निकलता चला गया और उसके जाते ही दरवाजे की ओर से माँ जबीन की चमची बरामद हुई थी। भाई, इसका क्या करना है? वो हद से ज्यादा बकवास कर रहा था। करने दे गुलाबो, करने दे। अभी वो बस जुबान ही चला सकता है, बहुत, मगर आगे जाकर उसके काबिल भी नहीं रहेगा। हकारत से कहते वो कहकहा लगा उठी थी, ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, मेरा सिक्का चलता है। कितने आए कितने गए, क्या कभी गायब होने वाले की किसी ने खबर ली? उसकी बात पर गुलाबो हंस पड़ी। चल जा, तैयारी कर, मेरी आज बड़े नवाब को ऐश करवाने हैं। बाल को चोटी से आजाद करती वो अपनी जगह से उठी थी। निकाह खा के साथ सबूर अपने चंद दोस्तों को लाया था ताकि ये निकाह हो सके। अंदर वो बैठी अपनी किस्मत की सितम ज़र्फी पर मातम के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दलदल से निकली तो एक नई परेशानी ने उसे घेर लिया था। एक अजनबी जिसे वो जानती तक नहीं थी। उसे शादी करना उसके लिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम था, मगर उसने ये करना था अपने घर वालों की हिफाजत के लिए। चंद दिनों में ही उसकी जिंदगी एकदम से तब्दील हो गई थी, और इस तरह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद निकाह कहाँ आए और निकाह की रस्म अदा की। वो मिनटों में एक अजनबी के साथ बंध गई थी। अब एक नई कहानी का आगाज होने वाला था जिससे वो अनजान थी। किंग के कुत्ते पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे और जमील और सुबहान एक तरफ खड़े उसे देख रहे थे जो बिपरे शेर की तरह भड़का हुआ था। किंग रिलैक्स, वो मिल जाएगी। मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? हाँ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया जो वो गायब हो गई? किंग, तुमने अपने बंदों को लगाया तो है काम पर, वो ढूंढ लेंगे उसे। मिलना तो उसे पड़ेगा, चाहे वो पाताल में ही क्यों न चली जाए। उसके लहजे में एक अजीब सी आंच थी। उसके घर के बाहर आदमी सबसे पहले भेजे थे, मगर वो अभी वहां नहीं गई है। किंग, उसका बाप और मंगेतर उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। माँ बाप के पास जाने की गलती वो कभी नहीं करेगी। इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि इतना बड़ा कदम उठाए और माँ बाप के लिए मुसीबत खड़ी करे। वो जरूर किसी दारुल अमान गई होगी। इस शहर के सारे दारुल अमान खंगालो, बॉस हो सकता है शहर से बाहर निकल गई हो। सुबहान की बात पर किंग ने खूनखार नजरों से उसे देखा। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, शुक्र करो कि अभी तक जिंदा सलामत हो, वरना आज तुम्हारे टुकड़े भी किसी को नहीं मिलते। वो सुबहान पर गुर्राया तो खौफ से उसका दिल कांपा था। वो वाकई किंग था जो कुछ भी कर सकता था। जमील, सारे बस अड्डों स्टेशन पर आदमी भेजो, वो मुझे जिंदा चाहिए। जिस दिन वो मुझे मिल गए उस दिन उसे पता चलेगा किंग से धोखा करके कितनी बड़ी गलती की है उसने। किंग उसे सर पर बिठाने चला था, मगर वो कदमों में रहना चाहती है तो ऐसा ही सही। उसके लहजे में सिवाय नफरत के उसके लिए और कुछ भी नहीं था। सुबहान और जमील खामोशी से उसका ये जुनून भरा अंदाज देख रहे थे। न जाने कितनी लड़कियां आई और गई, मगर किसी लड़की के लिए किंग की इतनी जुनूनियत देख वो दोनों भी अब खौफजदा हो गए थे। अपने साथ इन दोनों ने उस लड़की को भी एक ना खत्म होने वाले अजाब में झोंक दिया था। वो एक आतिश था, एक आग को खुद तो जलती थी मगर
अपने साथ वो दूसरों को भी जलाकर खाकस्तर कर देती थी। एक ऐसा लावा था वो जो कभी ठंडा नहीं होता था, और इस आग पर उस लड़की के भागने ने घी का काम किया था। सुबहान उसे कैसे भी करके ढूंढना है हमने। जमील की बात पर कुछ सोचता सुबहान चौंक उठा था। कैसे हम में से कोई भी नहीं जानता वो कहाँ है इस वक्त। मालूम करना पड़ेगा वरना किंग पागल हो जाए, और जब वो इस लेवल पर जाता है तो क्या होता है ये तू भी जानता है। सुबहान उसकी बात पर सर हिला गया। यही तो सबसे बड़ा डर था इन दोनों को, कि वो जुनून की हद तक ना जाए। मगर अब बहुत देर हो गई थी। अब उसे ढूंढने के सिवाय इन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बेड पर बैठे वो बेआवाज रो रही थी। जिस शख्स से उसकी शादी थी वो तो कहीं था ही नहीं, और वो खुद को किसी और को सौंप चुकी थी। ये निकाह मजबूरी में ही सही मगर अब हो गया था। घुटनों के गिर्द बाजू बांधे वो उदास सी थी जब कमरे का दरवाजा खोलकर वजदान अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखकर वो खुद में सिमटी थी। ठीक हो? उसके पूछने पर वो आंसू पहुंचते खामोशी से हाँ में सर हिला गई। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त, मुझे यकीन है आप पर। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी थी कि अचानक उसका सर बुरी तरह चकराया था। इससे पहले वो जमीन बोस होती वजदान ने आगे बढ़कर उसे थामा था। उसने घबराकर वजदान की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। उसकी खुशबू उसके वजूद को अपनी लपेट में ले गई थी। वजदान ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो दोनों का दिल एक ही लय धड़का था। रिहा ने आंखें खोलकर उसे देखा, जिसका चेहरा उसके बेहद नजदीक था, इतना नजदीक कि अगर वो कुछ कहती तो उसके लब वजदान के लबों से टकराते। वो एकदम उसके पास से उठी तो वजदान एकदम सीधा हुआ था। दोनों का दिल पूरी स्पीड से धड़क रहा था। खाना खाने आ जाओ, इतना कहकर वो रुका नहीं था। उसके जाते ही रिहा ने खुलकर सांस ली थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो वजदान ने उसके लिए जगह बनाई। तब वो सोफे पर उसके बराबर बैठी थी। इन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में आ गई, जबकि वजदान किसी काम से बाहर चला गया था। इतना बिखरा घर देखकर उसे वहशत हो रही थी, मगर सर दर्द के बायस वो कुछ नहीं कर सकी और गहरी नींद में उतर गई। दूसरी तरफ वो घर से निकलकर सीधा सबूर के पास आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो निकाह हुआ है आपका। सबूर की बात पर वजदान ने घूर कर उसे देखा। बहुत नॉर्मल हालात में हुआ है ना ये निकाह बॉस। अब वो तो हो गया है, देखिएगा आखिर में आप दोनों को एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। सबूर की बात पर उसने बेजारी दिखाई। फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, बताओ क्या खबर है किंग के बारे में? सीट पर बैठते उसने फाइल उठाई थी। कुछ खास नहीं, उसके आदमी है जो यहाँ वहाँ भाभी की तलाश में है। कौन भाभी? वजदान ने उसे चौंक कर देखा। बॉस, अभी तो निकाह हुआ और आप भाभी को भूल भी गए। अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे सबूर? गुस्से से फाइल फेंकते वो गुर्राया तो सबूर ने होंठों पर उंगली रखी थी। सॉरी बॉस, वैसे सर कलेक्टर साहब गायब हैं। आखिर बार उन्हें घर से निकलते देखा गया था और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। इत्तेफाक से वो अपना मोबाइल घर ही छोड़ गए थे, इसलिए कोई खबर भी नहीं है, उनकी कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कलेक्टर बिना सिक्योरिटी के घर से निकले और मोबाइल भी ना ले जाए? इस केस की फाइल देखते वो परेशानी से बोला, सर बड़े ऑफिसर तेजी से गायब हो रहे हैं। आपको बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग नहीं करनी, अब अपना काम करना है। सबको अलर्ट कर दो। और सबूर, अब वक्त आ गया है एक्शन का। ओके सर। उसे सल्यूट करता वो वहां से चला गया तो वजदान के माथे पर पुरसोच लकीरें उभरी थीं। वो एक काबिल ऑफिसर था और उसे जब कौन सी चाल चलना थी वो बहुत अच्छे से जानता था। क्या हुआ किंग, परेशान हो? अपने लब किंग की गर्दन पर रखते माँ जबी उसके सीने से लगी थी। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए माँ। ऐसा क्या है उस लड़की में कि मैं बाहों में हूं और तुम्हें उसकी याद सता रही? वो एक ऐसा मोहरा है जो मुझे मेरे दुश्मन तक पहुंचाएगा। जरूर कोई ऐसा है जिसको उसका पता था। तभी तो उस रात वो बहुत कुछ कहते कहते रुक गया था, क्योंकि वो किंग था। महजबी को उससे ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा। परेशान नहीं हो किंग, वो मिल जाएगी। उसके लबों को छूते वो उसे बेफिक्र करने की खातिर बोली थी, मगर वो बेफिक्र नहीं हो सकता था। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उसके चुंगल से निकल कर भागा हो, और ऐसा भागा कि अभी तक उसका नामो निशान भी नहीं मिल रहा था।
उसका सर सीने पर से हटाकर वो उठा तो माँ जबी ने उसकी पुश्त को देखा जो अब शर्ट पहन रहा था। मत जाओ किंग, आज तो मत जाओ। वो उससे मोहब्बत करती थी हद से ज्यादा। यहाँ रुककर मैं मजीद अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। जितना वक्त ज़ाया करना था मैंने कर लिया। अब मेरे पास ज़रा वक्त नहीं। पुलिस मेरे पीछे है और मुझे हर हाल में उस मुश्किल से निकलना है। वो दोनों नकारा हो चुके हैं। मैं अब दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके हाथ तेजी से बटन बंद कर रहे थे। तुम क्यों इन राहों पर चल निकले हो? ये तो तुम्हारा रास्ता नहीं था। तुम तो ऐसे नहीं थे ना किंग। तुम तो किंग भी नहीं थे। उसके कंधे पर हाथ रखकर माँ जबी ने अफसोस से कहा तो उसने गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना, जैसी हो गई हो। तुम भी तो माँ जबी बाई नहीं थी ना। मुझे हालात ने बाई बनाया है और मुझे किंग तुम अच्छे से मेरी सच्चाई जानती हो। मैं ऐसा नहीं था लेकिन हो गया क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया है। मेरी मासूमियत छीन ली गई और तुम गवाह हो इसकी। अब मैं इस नासूर को ही खत्म कर दूंगा जो मुझसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके सुकून से बैठे हैं। उन्हें अब सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। अब इन्हें पता चलेगा कि आखिर किंग है कौन। चेहरे पर मास्क पहनते वो वापस से अपने खोल में गुम हो गया था। कोई नहीं जानता था वो कैसे दिखता है सिवाय माँ जबी के। मैं रोज दुआएं करती हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ ताकि कल को कोई माँ जबी बाई बनने पर मजबूर ना हो। कोई अपनी इज्जत हर दूसरे मर्द के आगे खत्म न करे। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो नम लहजे में कहती अपने आंसू साफ करने लगी। और ये आंसू सिर्फ उस इंसान के आगे ही बहते थे। इन दोनों के दुख एक जैसे थे क्योंकि वो दोनों भी एक जैसे ही तो थे। एक पल में मजलूम तो दूसरे में जालिम। पूरी रात उसने अपने केस पर काम किया था। सर शिद्दत से दुख रहा था। वो चाय भी कई बार पी चुका था मगर दर्द में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और घर का सोच ही उसे कोफत हो रही थी। बिखरा घर उसका मूड खराब कर देता था मगर अब यहाँ रहना भी महाल था। उसे नींद आ रही थी इसलिए चाबी लेता वो बाहर आ गया और घर का रुख किया था। गाड़ी पार्क करके वो ऊपर आया तो दिलो दिमाग पर बोझ था मगर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा वो बुरी तरह चौंका था। सामने ही साफ सुथरा घर उसका मुंतजर था। पूरे घर में इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। वो अपने काम में तो सिरे से ही भूल गया था कि कल एक शख्स का उसकी जिंदगी में इजाफा हुआ है। वो किचन में आया तो वो दुपट्टा साइड रखे मसरूफ थी। वजदान ने गौर से उसके सिरापे को देखा था। दिल में एक तड़प सी जागी थी। नजरों की तपश महसूस करके वो फौरन मुड़ी थी। वजदान ने इस तमाम अरसे में उसे पहली बार गौर से देखा था। नाजुक से नकूश खुली रंगत, कमर को छूते बाल। वो मबहूत हुआ था उसके मासूम हुस्न के आगे। जब भी बेख्तियार होता वो उसके सामने आया था। इससे पहले वो कुछ समझती वजदान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? धड़कते दिल के साथ उसने वजदान को खुद से दूर करना चाहा मगर वो बेख्तियार होता झुककर उसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया। रिहा की जान निकलने के करीब थी। इस अचानक अफ्ताद पर उसने शेल्फ को मजबूती से थामा था। वजदान मदहोश सा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। तभी अचानक उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई तो वो दोनों ही एकदम एक दूसरे से दूर हुए थे और झटके से मुड़कर पीछे देखा जहां एक उधेड़ उम्र औरत को खड़े देखा। रिहा ने खौफ से वजदान का हाथ थामा था। माना कि शादी हो गई है मगर थोड़ा ख्याल भी कर लेते हैं आसपास का। करख्त आवाज वजदान के कानों से टकराई तो वह झटके से मुड़ा था। अम्मा? खुशगवार हैरत के साथ वो आगे बढ़कर उनके गले लगा था। बताया क्यों नहीं आने का, मैं लेने आ जाता। उनका हाथ थामे वो मोहब्बत से बोला तो उन्होंने एक थप्पड़ उसके कंधे पर रसीद किया था। बहू को मुझसे क्यों छुपाया वजदान? अगर मुझे सबूर न बताता तो मुझे तो तुम अंधेरे में ही रखना था तुमने। ऐसा नहीं है अम्मा, बस हालात ठीक नहीं थे। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था तो सर खुजाते वो उन्हें अपने हिसार में ले गया। आज इससे मिले अम्मा, ये रिहा है आपकी बहू और रिहा ये मेरी अम्मी है। आगे बढ़कर रिहा का हाथ थामकर अपने करीब किया तो उसने बेसाख्ता सर झुकाया था। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी। वजदान से अलग होते उन्होंने उसे सीने से लगाया तो उसकी आंखें नम हुई थीं। तुझे क्या पसंद आया इस भूत में लाडो? उनकी बात पर जहां वो हैरत में मुब्तला हुआ था वहीं वो हौले से मुस्कुराई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दिया करें
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना भरपूर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।